यह बात उस वक्त की है जब भारत अंग्रेजों के अधीन थी और आजादी की नींव रखी जा रही थी। इसी दरमियान सन 1903 में रिचर्ड ब्लेयर और आइडा ब्लेयर के घर एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है, जो विश्व इतिहास के कई पन्नों को तो अपने नाम किए, लेकिन स्वयं अपने ही मिट्टी के इतिहास में कुछ चंद पन्नों तक सिमट कर रह गए। हम जिनकी बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार एवं पत्रकार जॉर्ज ऑरवेल है। आज संपूर्ण विश्व ऑरवेल को चंपारण भूमि की ऊर्जस्विता का प्रतीक के तौर पर देखती है, लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि चंपारण स्वयं इस सत्य से अनजान है। एक सामान्य से घर में जन्मे इस अद्वितीय बच्चे का नाम उस वक्त एरिक आर्थर ब्लेयर रखा गया। ब्लेयर से 5 वर्ष की बड़ी इनकी एक बहन थी जिनका नाम मार्जोरी था। अपने जन्मभूमि पर 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद उनकी मां उनको और उनकी बहन को लेकर इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्डशायर के हेनले ऑन थेम्स में जाकर बस गई। ये एक ऐसा दौर था जब ब्लेयर ने चंपारण को छोड़ा और चंपारण ने भी अपने स्मृतियों से ब्लेयर को निकालना प्रारंभ कर दिया। अब ब्लेयर इंग्लैंड में रहने लगे थे। वक्त के पहिए के साथ ब्लेयर की उम्र भी बढ़ने लगी थी। जब वो 5 वर्ष के हुए तो अपनी बड़ी बहन के साथ एक कन्वेंट स्कूल में जाने लगे। इसके बाद सेंट साइमन स्कूल के लिए ब्लेयर को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। एक तो गरीबी की मार ब्लेयर के सामने चट्टान बनकर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ अनजान शहर का खौफ भी लगातार मन की दहलीज पर दस्तक देती रही। लेकिन फिर भी छात्रवृत्ति के सहारे उन्होंने वर्ष 1921 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। वर्ष 1922 में इंपीरियल पुलिस में शामिल होने के लिए ब्लेयर वर्मा चले गए, जहां वो 1928 तक का समय व्यतीत किए। वर्मा पुलिस में रहते हुए उन्होंने अपने अनुभव को एक उपन्यास का रूप दिया, जिसे दुनिया में वर्मीज डे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1928 में लेखक बनने के लिए ब्लेयर ने इंपीरियल पुलिस से इस्तीफा दे दिया और पेरिस को रवाना हो गए। पेरिस में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता की। कई पत्र पत्रिकाओं में लगातार उनके कॉलम प्रकाशित होते रहे। दिसंबर 1929 में पेरिस में 2 वर्ष व्यतीत करने के बाद ब्लेयर इंग्लैंड लौट गए तथा परिवार के साथ रहने लगे। इसके बाद वे 5 वर्षों तक इंग्लैंड में रहे। इस दरमियान 1932 में ब्लेयर ने बतौर शिक्षक भी कार्य किया। 9 जून 1936 को ऑरवेल ने एलिन नामक एक युवती से विवाह रचाया। इसके तुरंत बाद ही स्पेन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें शामिल होने के लिए ऑरवेल स्पेन चले गए। लेकिन वर्ष 1937 में वे इंग्लैंड वापस लौट आए। 1938 में ऑरवेल ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की सदस्यता प्राप्त की, जिसके बाद ऑरवेल राजनीतिक पन्नों पर एक महत्वपूर्ण नाम बनकर उभरे। सन 1943 में उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। लगभग इसी वर्ष ऑरवेल ने अपने उपन्यास एनिमल फार्म पर कार्य करना प्रारंभ किया।
विभिन्न सेवाओं की दहलीज का दरवाजा खटखटाते हुए ऑरवेल की जिंदगी गुजर रही थी। इसी बीच वर्ष 1943 में ऑरवेल को ट्रिब्यून समाचार पत्र में साहित्यिक संपादक के तौर पर नियुक्त किया गया। इस समाचार पत्र में उनकी कॉलम एज आई प्लीज के नाम से प्रकाशित होती थी। अप्रैल 1944 तक उनकी उपन्यास एनिमल फॉर्म प्रकाशन के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन प्रकाशकों ने उपन्यास में सोवियत शासन पर व्यंग को करार देते हुए प्रकाशन के लिए इनकार कर दिया। बहुत जद्दोजहद के बाद 17 अगस्त 1945 को ब्रिटेन में तथा 26 अगस्त 1946 को यूएस में एनिमल फॉर्म प्रकाशित हुई। यदि हम बात इस उपन्यास के द्वारा दुनिया को दिए जाने वाले संदेश की करें तो हम देखते हैं कि यह उपन्यास संपूर्ण विश्व समुदाय को दुनिया के एक ऐसे कोने से रूबरू कराने का प्रयास करती है जहां सरकार का एकाधिपत्य स्थापित था। 20वीं सदी में विश्व में दो ऐसे भी राष्ट्र थे जहां की सरकार का नियंत्रण न केवल वस्तु पर बल्कि नागरिकों के मस्तिष्क पर भी था। ये दो राष्ट्र रूस और जर्मनी थे। जहां रूस में नागरिकों की सांसों पर भी जोसेफ स्टालिन का नियंत्रण था, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में नागरिकों के विचार पर भी हिटलर का खौफ साफ झलकता था। इस प्रकार इस उपन्यास के द्वारा ऑरवेल ने 20वीं सदी के कुछ खौफनाक दास्तानों को दुनिया के सामने उजागर करने का प्रयास किया है। जब यह उपन्यास प्रकाशित हुई उस समय संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के खौफ के गिरफ्त में थी। इस वजह से यह उपन्यास लोगों के द्वारा काफी पसंद की गई। इस उपन्यास की सफलता ने ऑरवेल को विश्व के सामने एक बड़ी हस्ती बनाकर पेश किया, लेकिन भाग्य को इतनी बड़ी सफलता नागवार गुजर रही थी। शायद इसलिए 1947 में ऑरवेल तपेदिक के शिकार हो गए। 13 अक्टूबर 1949 को अस्पताल के एक कमरे में ऑरवेल ने सोनिया नामक एक युवती से अपनी दूसरी विवाह रचाई। वर्ष 1949 में उनकी दूसरी विश्व प्रसिद्ध कृति 1984 प्रकाशित हुई। यह उपन्यास तत्कालीन समय के रूसी परिदृश्य को संपूर्ण दुनिया के समक्ष एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास करती है। इस उपन्यास के द्वारा रूस में जोसेफ स्टालिन के तानाशाह को दिखाने का प्रयास किया गया है। ऑरवेल की यह उपन्यास भी काफी प्रसिद्ध हुई। सफलता की इन्हीं चढ़ती सीढ़ियों के बीच तपेदिक ने उन्हें एक ऐसे सच से रूबरू कराया जिसे हम विधि का विधाता कहकर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाते। जनवरी 1950 को फेफड़े में एक धमनी के फटने से ऑरवेल की मृत्यु हो गई और वो सदैव के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तब से ऑरवेल भूत के लिए ऐतिहासिक पन्ना, वर्तमान के लिए मार्गदर्शक एवं भविष्य के लिए एक विचार बनकर विश्व के सामने स्थापित हो गए। चंपारण को कई महापुरुषों की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन चंपारण की भूमि को आज भी इस बात की मलाल सी रह गई है कि वो ऑरवेल की जन्मभूमि तो बन सकी, लेकिन कर्मभूमि न बन सकी। चंपारण की जनता ने ऑरवेल की जन्मभूमि पर उनकी यादों को संजो कर रखने की कुछ पहल तो जरूर की।
लेकिन यह पहल भव्य रूप धारण न कर सकी। इस पहल का प्रथम प्रयास वर्ष 2014 में किया गया। 2014 में मोतिहारी के टाउन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में ऑरवेल की याद में चंपारण की भूमि पर कुछ करने का संकल्प लिया गया, जिसके बाद उनके जन्म स्थल को संरक्षित रखा गया। लेकिन आज भी चंपारण की भूमि, चंपारण की जनता ऑरवेल को वो सम्मान न दे सकी है जिनके वे हकदार थे।